हमारे साथ अभी अदील हाशमी साहब लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील। अस्सलामुअलैकुम मेहर, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नॉट एट ऑल। अदील, 24 years, आज इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ योर ग्रैंडफादर। आपको क्या याद है उनके बारे में? सारा कुछ याद है, लेकिन बहुत सी बातें बदल भी गई हैं। एक तो खुशी इस बात की भी है कि बहुत साल पहले जब उनके ऊपर प्रोग्राम्स होते थे तो बहुत आप जैसे जवान लोग प्रोग्राम्स में आते नहीं थे, लेकिन अब ये बड़ी अच्छी बात ये भी है कि उनकी शायरी ऐसी रेलिवेंट है कि आप लोग जो यंगस्टर्स भी हैं, आप लोग भी उनके प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और एक मुझे यासिर यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई भी है, ये आमतौर से टीवी पे नजर नहीं आते, ये गोशा नशीन है ये, लेकिन जो रेलिवेंस की बात की मुझे उसमें एक और मेरे दिल की एक और बात करूं कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो शायद हमेशा ही रेलिवेंट रहती हैं। उसमें प्यार की बातें हैं और उम्मीद की बातें और मोहब्बत की बातें और इंसाफ की बातें हैं, तो ये तो हमेशा ही बातें रेलिवेंट रहेंगी। वो फैज साहब क्राफ्ट ऐसा था कि वो उन्होंने बातें इस अंदाज से की कि वो जब उनको पढ़ो लगता है कि ये शायद उन्होंने अभी लिखी है या हाल ही में लिखी है। जी जी बोलिए। अच्छा, नहीं, मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बल्कि यासिर के लिए भी सवाल होगा कि पूरा आपका खानदान टीच करता है, फैज साहब भी टीच करते थे, एक एक इंसान आप लोगों के खानदान में टीच करता है, मगर जो उनका एक हुनर था, पोएट्री कोई ले लीजिए, वो किसी में हमने आते नहीं देखा। व्हाई इज दैट? ये बहुत सारे इल्जामात में से एक इल्जाम ये भी है हम सबके ऊपर कि आप में से कोई शायरी नहीं करता या ये नहीं करता, तो वो मैं वही बात कहूंगा अमीर अफसर साहब की कि वो जब नाना को देखते हम तो दिल में ये होता है कि यार इस तरह का तो हम काम नहीं कर सकते। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। हाँ, इसलिए जो अपने तौर पे कर सकते हैं मेरा वही करना चाहिए, ना कि ये है कि उनकी इज्जत में कोई आ जाए अपना अपना बस सर झुका के अपना अपना काम ही करते रहते हैं। बहुत बेहतर। और आखिरी मुझे ये दो बातें बता दें। एक तो उनकी पर्सनालिटी में एक क्वालिटी अगर मैं आपसे पूछूं जो आप चाहें कि शायद आप में आ सके या है, अगर वो बयान कीजिए, और फिर उनका कोई भी ऐसे कहे हुए लफ्ज जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। मेरा ऐसी तो उनमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मेरी ख्वाहिश जरूर होगी कि मेरे अंदर हो, लेकिन है नहीं। सबसे जो पहली चीज है वो शायद सब्र, उनका एक मीठापन, एक धीमापन और जो सब्र था ना उनका, वो शायद होना चाहिए हर इंसान में। और उनकी बहुत सी ऐसी बातें दिल के करीब हैं। ऐसी पता नहीं क्यों मुझे इस वक्त एक ख्याल आ गया कि एक उनका शेर है कि बने अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करे किसे मुंसिफी चाहे। तो वो कभी कभी मुझे ये लगता है कि हमारे मुल्क में शायद ये हालात हैं, उस वक्त भी शायद थे और अब भी शायद हैं, कि बने अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी चाहे। Absolutely, बहुत बेहतर। It was a pleasure speaking to you as always. Take care of yourself. जी प्लीज। मेरी एक ख्वाहिश यहाँ है कि आज जब हम फैज साहब को याद कर रहे हैं उनकी 24वीं बरसी के मौके पर, तो एलिस को भी ना भूलें, क्योंकि एलिस ने फैज़ का बहुत साथ दिया। मुझे वो 1951 का ज़माना याद है जब उनको मियां इफ्तिखारुद्दीन ने अपने अखबार में लाइब्रेरियन के तौर पे रखा और वो साइकिल पर घर से जून जुलाई के महीने में दफ्तर आती थी, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी, फिर हैदराबाद में फैज़ से मिलने 3rd क्लास के डब्बे में बच्चों को लेके जाती थी। और इतना एलिस ने साथ दिया जिसका कोई और एक बड़ी पॉपुलर बात है एलिस की कि पूछा कि भाई शायरी समझ आती है फैज की, क्या कहती हैं आगे से, शायरी ना सही शायर को तो समझती हूँ। वक्त हुआ चला एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। आज फैज अहमद फैज को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। कुएं जिफा में कहते खरीदार देखना, हम आ गए तो गर्मी बाजार देखना। आइए सुहेल और सलीमा हाशमी की कुछ बातें सुनते हैं। मर गए थे जब मैं कुछ 3.5-4 साल का था, तो मुझको किसी अपने से बड़े मर्द का कोई एक्सपीरियंस नहीं था सारी उम्र। फैज़ साहब की 2 बेटियां थीं, उनके दोनों भाइयों की सिर्फ बेटियां, उनके यहाँ लड़का वड़का कोई नहीं था। उनको अपने से छोटे मर्द का इंटरेक्शन का कोई तरीका नहीं था। तो ये बड़ी अजीब बात है। एक तो ये कि फैज़ साहब के साथ मैंने काम करना पहले शुरू किया, शादी वादी बाद में हुई, मगर सारी उम्र मैं उनको फैज़ साहब ही बुलाता रहा और वो तो मुझको मिस्टर शुएब हाशमी बुलाते थे। तो हमारा जो ताल्लुक़ था आपको इससे पता चल जाएगा। भाई हम लोग फैज़ साहब तब अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में काम करते थे और वहाँ पे हम ड्रामे व्रामे करने जाते थे।
तो ड्रामे में सलीमा भी थी, तो बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। तो उसके बाद फ़ैसला किया कि सलीमा पढ़ने इंग्लिस्तान गई हुई थी, मैं भी इंग्लिस्तान गया हुआ था, फैज़ साहब भी उन दोनों वहीं पे थे। तो मैंने अपनी अम्मा को ख़त लिखा कि फैज़ साहब को एक ख़त लिखें कि भाई हम ये चाहते हैं तो कुछ करें। तो उन्होंने ख़त लिख के मुझे भेज दिया और मुझको ख़ुद जाके वो पेश करना पड़ा कि जी ये मेरी अम्मा का ख़त है आपके नाम, तो ये आप पढ़ लें। तो उन्होंने पढ़ा और उसके बाद वहाँ पे रख दिया और कहने लगे भी हाँ भी जवाब दो, तुमको पता ही, और चले गए। तो ऐसे हुआ। निजी ज़िंदगी के बारे में उनके घर के बाहर एक CID का बंदा सारा वक्त बैठा हुआ होता था, जो रिपोर्ट करता था रोज़ का रोज़ कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो उनको ड्राइव मैं ही करता था। कराची में थे तो मैं उनके पास गया हो तो मैं ही ड्राइव करता था। तो एक दिन जो हम वापस आए तो वो कहने लगा मुझे, वो CID वाला कहने लगा कि फैज़ साहब ने अब कहीं जाना तो नहीं है। मैंने कहा बेटे नहीं, मेरा ख्याल नहीं जाना है। तो वो छुट्टी कर गया और उसने रिपोर्ट लिख के दे दी कि फैज़ साहब सारी शाम घर ही रहे थे। फैज़ साहब उसी शाम मेरे साथ रुएदाद खान के साथ खाना खाने जा रहे थे, जो कि होम सेक्रेटरी थे। तो शाम को उन्होंने खाना खिलाया, दूसरे दिन सुबह रिपोर्ट पड़ी कि फैज़ साहब सारी शाम घर ही रहे और कहीं नहीं गए। तो उन्होंने वो जो CID वाला बंदा होता था उसको छुट्टी करा दी नौकरी से। तो वो रोता हुआ आया कि जब मेरा कुछ करें तो फैज़ साहब कोई सिफारिश करके रुएदाद खान के पास उसकी नौकरी वापस करवानी पड़ी। जो आम तौर पे होता है कि भी एक घर में एक बुज़ुर्ग का कुछ दबाव होता है या कोई बहुत फॉर्मेलिटी होती है, वो हमारे घर में बिल्कुल शुरू से ही नहीं थी। वो यूँ था कि दोस्त हैं, अम्मा की शिकायत करनी है तो फ़ौरन उनके पास जाया जा सकता है और वो हमेशा साथ देंगे। मुझे स्कूल जाना बहुत बुरा लगता था। मेरे ख़्याल में अब्बू का भी बचपन में ये कुछ यही रवैया रहा होगा, लिहाजा वो फ़ौरन कहते थे कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, ठीक है, हिसाब नहीं आता, बिल्कुल कोई बात नहीं है, मुझे भी कभी हिसाब नहीं आया। तो वो अपनी पार्टी के बंदे थे शुरू से ही। मेरी अम्मा का हमेशा ये था कि तुम्हारे अब्बा जेल गए हैं और किसी गलत बात के लिए नहीं गए, और गलत वो लोग हैं जो उनको ले गए हैं। तो वो एक एहसास था, लेकिन हमें ये इस बात का कभी भी एहसास नहीं था कि हमारे अब्बा कोई बड़े आदमी हैं या कोई ख़ास शय हैं। वो तो अबू थे। और बाद में भी जब लोग कहते थे बहुत बड़े शायर हैं, तो वो कनखियों से मुझे देखते थे और थोड़ा सा मुस्कुराते थे, ये किसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ वो जो एक होता है ना कि भाई कोई अपने आप को कुछ समझता है, वो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं था। It's wonderful, absolutely wonderful, a peek into his personal life.